सभी का स्वागत है आपके अपने फ्री स्टडी चैनल पर। जैसे कि आपको पता है, मैं प्रीवियस ईयर के लखनऊ मेट्रो के क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। वो सीरीज चलती आ रही है, ठीक है। अब उनकी जो मैंने वीडियो का कंपाइलेशन है वो भी कर दिया है कि सारी वीडियो इकट्ठी करके मैंने डाल दी है, ठीक है। 3-4 घंटे की होंगी, जिसका प्रीमियर चल चुका होगा, ठीक है। वो जाकर देख लेना। जिसको एक एक वीडियो मतलब देखने में दिक्कत हो तो वो इकट्ठी एक वीडियो मैंने डाल दी है, ठीक है। वो जाकर देख लेना उस पर। बाकी स्टार्ट करते हैं क्लास। जो बच्चे नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पर जो भी टेक्निकल होता है और नेवी वगैरह की भी यहाँ पर क्लास स्टार्ट होने वाली है। नेवी की स्टार्ट होने वाली है, टेक्निकल की क्लास यहाँ पर चलती है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर पहले से ही क्लास चलती है, तो ठीक है, वो चलती हैं आपके DRDO, इसरो वगैरह के, और मेट्रो की जो वैकेंसी वगैरह निकलती है उनके लिए, ठीक है। तो अभी लखनऊ मेट्रो में निकली हुई हैं, उनकी चल रही हैं। और जो उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग है उसमें जो वैकेंसी निकली है तो उसकी भी यहाँ पर तैयारी कोर्स पूरा कराया जाएगा। और अभी हाल ही में इसरो में निकली है टेक्निकल की, ठीक है। तो वो भी बताया जाएगा। उसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है पूरी तरीके से, बस उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बस उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिख दिया है। जैसे नोटिफिकेशन आता है तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी चलते स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके की वीडियो यहाँ पर आती रहती है। बाकी के क्वेश्चन हम कर चुके थे, अब ये और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, और ये प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन के साथ साथ है ना, आपको टाइमर भी साथ में दूं, ताकि आप जो हो क्वेश्चन पहले आप अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद मैं अटेम्प्ट किया करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज के बाद जो क्लास होगी वो इस तरीके से होगी, और क्लास 6:15 पर शाम के आपके पास मिल जाया करेगी, ठीक है। शाम के 6 बजे तक, 6:15 तक आपके पास मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं। कलर में ले लेता हूँ, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर BGA। BGA आपने सुना होगा, एक ये जो आईसी होती है, जो आपने चिप लेवल की आईसी देखी होगी, पतली होती है और जिसको SMD से सोल्डरिंग की जाती है हीट दे करके, उसको कहते हैं बॉल ग्रिड एरे पैकेजिंग, ठीक है। वो एरे बॉल ग्रिड वाली पैकेजिंग होती है दरअसल, ठीक है। हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है, कि BGA की जो पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, ठीक है। जो BGA होता है उसकी जो थर्मल कैपेसिटी होती है, या कहे जाए तो उसकी जो थर्मल जो रेजिस्टेंस होता है, एक सेकंड, हाँ, लो थर्मल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और उसकी जो हाई पिन डेंसिटी होती है, ठीक है। ये दो उसके जो ये फैक्ट हैं, बाकी के ये इसके फैक्ट नहीं है। लो लेड इंडक्टेंस और इजी सोल्डरिंग, क्योंकि वो इजी सोल्डरिंग नहीं होती है दरअसल, उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर जो फॉल्ट होने के चांस हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सोल्डरिंग बहुत ध्यान से करनी होती है। उसमें आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की ये बॉलें होती हैं, ये दरअसल पहले बनाई जाती हैं, ठीक है। एक फिल्म आती है, फिल्म इसके ऊपर रखते हैं, फिर इसके ऊपर बॉल वो डाली जाती हैं, फिर बॉल पेस्ट लगाकर ये चिपक जाती है वहीं पर। फिर इसको उठाकर सीधा जहाँ पर आपको रखनी होती है, जहाँ पर आपको लगाना होता है, ठीक है, जिस बोर्ड पर आपको लगाना होता है, जिस PC पर आपको लगाना होता है, वहाँ पर पहले पेस्ट लगा दिया जाता है, फिर वहाँ पर ये रख दिया जाता है, ठीक है। और फिर IC को धीरे धीरे हीट किया जाता है। फिर ये वहाँ पर ये जो सोल्डर है, ठीक है, सोल्डर है, ये वहाँ पर पेस्ट हो जाता है, और ये दोनों जो है वो फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत सेफली जो है वो यूज़ किया, मतलब लगाया जाता है। अगर सेफली नहीं लगाएंगे तो ये शॉर्ट होने के चांस रहेंगे, ये शॉर्ट हो जाएंगे, फिर ये सही से वर्क नहीं करेगी या वर्क ही नहीं करेगी, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे। कह रहा है व्हेन इज द डिप्लेशन रीजन ऑफ अ PN जंक्शन फॉर्म, ठीक है। हिंदी में मैं बता देता हूँ, PN संधि का हांसी क्षेत्र कब बनता है, जब उसका जो फॉर्मेशन होता है जंक्शन का, ठीक है, जंक्शन का फॉर्मेशन के दौरान ही डिप्लेशन लेयर बनता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि B ऑप्शन में आपको बताता हूँ कि ड्यूरिंग द फॉरवर्ड ब्यास पे क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर है वो काफ़ी पतला हो जाता है, ठीक है। जो उसका बैरियर होता है वो काफ़ी पतला हो जाता है, इतना पतला हो जाता है
ठीक है, ताकि जो हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इस साइड से इस साइड जा सकें इजीली। तभी तो कहते हैं कि जो हमारा डायोड होता है, क्योंकि वो पीएन जंक्शन होता है उसके अंदर, और ट्रांजिस्टर होता है, वो एक साइड से दूसरी साइड ट्रेवल कर सकते हैं फॉरवर्ड बेस पर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डी की, ठीक है, रिवर्स बेस में क्या होता है, ये डिप्लेशन लेयर होता है, काफ़ी वाइड हो जाता है, काफ़ी चौड़ा हो जाता है, इतना चौड़ा हो जाता है, ठीक है। और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वायर और यहाँ पर एक वायर लगा निकाल दिया, तो ये एक डायोड का काम करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, एक सेकंड, इसको अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, ये जो डिप्लेशन लेयर होता है काफ़ी वाइड हो जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पर कितना पतला सा है ना, और यहाँ पर देखो कितना चौड़ा हो गया। अब ये चौड़ा रिवर्स, जैसे आप रिवर्स बेस पर लगाते हो तो ये बैरियर होता है वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है, ठीक है। काफ़ी चौड़ा होने की वजह से जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा पाते, ठीक है। एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा पाते, किस केस में नहीं जा पाते, जब ये एन टाइप का हो और ये पी टाइप का हो, और आपने यहाँ पर बैटरी उल्टी लगा दी हो, सॉरी, आपने यहाँ पर बैटरी उल्टी लगा दी हो, एक सेकंड में वीडियो चेक कर लो, ठीक है। आपने बैटरी उल्टी लगा दी हो, ये छोर इसका माइनस का हो और ये छोर आपका प्लस का हो, और आपने बैटरी यूं करके लगा दी है, तो ये रिवर्स बेस में जो डायोड है वो आपका लग जाएगा, ठीक है, रिवर्स बेस में लग जाएगा। और मैंने हमेशा बताया है पी की साइड, जब मैंने आपको डायोड बताता था या मैं बताता था ट्रांजिस्टर को कैसे पहचानना है, P2N बोलता था मैं, P2N का मतलब था पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता था, सॉरी मैंने यहाँ बना दिया, दिख नहीं रहा होगा। P2N की तरफ जब जाता था करंट, तो मैंने बोला था कि P को पॉजिटिव लेना है, N को नेगेटिव लेना है, ठीक है, N को नेगेटिव लेना है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ डायोड की बात करी जाए फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस की, जैसे ही हम इसको रिवर्स बेस लगा देते हैं, रिवर्स बेस लगाने के बाद मतलब ये है कि P ये है, N ये है, और हमने बैटरी लगा दी यहाँ पर उल्टी, ठीक है। इस तरीके से बैटरी अगर हम इसमें लगा देते हैं तो ये रिवर्स बेस पर काम करने लग जाता है, जिससे क्या होता है, ये बैरियर जो होता है इसका, जो इसका जंक्शन होता है काफ़ी वाइड हो जाता है, वाइड होने से चौड़ा हो जाता है, वाइड बोले तो, ठीक है, जिससे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं कर पाते, यानी कि ये एज अ ऑफ ऑफ होता है ना सर्किट, करंट इधर से उधर नहीं जा पाएगा, उस तरीके का काम करता है ये, ठीक है। अगर जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड बेस में लगा देते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, फॉरवर्ड बेस में ये एक तरीके का कंडक्टर का ही काम करने लग जाता है, ये जो होता है ये बिल्कुल बारीक हो जाता है, ठीक है, जिससे यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, ये पी है, ये एन है, और बैटरी हम इस तरीके से लगाते हैं, और ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। सॉरी, ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं इसको, ठीक है। ये फॉरवर्ड बेस हो गया, और ये क्या हो गया, रिवर्स बेस्ड हो गया। तो ये दो कंडीशन थी जो मैंने बता दी आपकी, ठीक है। अब कह रहा है हीटिंग के दौरान क्या होता है, हीटिंग अगर कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल अगर उसको हीट करते हैं तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो जल्दी से तेजी से होने लग जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर मटेरियल को लेकर के, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो अभी फॉरवर्ड बेस पे चल रहा है, अभी ये रिवर्स बेस पे हो जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड बेस पे है, ये कैथोड है आपका, ये देखो रिवर्स बेस पे हुआ, ये वाइड हो गया, देखो, ठीक है। ये एनिमेशन मैंने इसीलिए डाला ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग वो बढ़िया तरीके से हो पाए, ठीक है। थियोरटिकल पढ़ के किसी की अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया नहीं हो पाती जितना प्रैक्टिकली समझ के या प्रैक्टिकली देख करके होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए डाला है, ठीक है, इससे आप समझ सकते हो फॉरवर्ड बेस पे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और जैसे ही रिवर्स बेस पे हो जाएगा वैसे ही यहाँ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, देखो ये वाइड हो गया, ये बैरियर डिप्लेशन लेयर वाइड होता जाता है, ठीक है, रिवर्स बेस में। तो इस तरीके से था।
ये आप देख सकते हो, ये हमारा पी टाइप है। एक सेकंड, यहाँ यहाँ, ठीक है, ये हमारा पी टाइप है, ये हमारा एन टाइप है। अब इस तरीके से जो हमारे, जब हम जोड़ते हैं इसको, तो इस तरीके से जो डिप्लेशन लेयर है वो ओपन करके आता है, और इस तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर हम उल्टा लगाते हैं तो कैसे रिएक्ट करता है, तो वो यहाँ पर बता रखा है। अब कह रहा है द एमीटर ऑफ ए पीएनपी ट्रांजिस्टर द मेजॉरिटी कैरियर पूछा है। मैंने कई बार आपको मेजॉरिटी कैरियर बताया हुआ है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। पोज करो इसको, आंसर दो, फिर इसको मैं बताता हूँ। आपने पोज कर लिया होगा और आंसर दे दिया होगा, अब मैं बता रहा हूँ उसको कि मैंने क्या कहा था आपको। P और N और P, इसमें आपको क्या सबसे ज्यादा दिख रहा है? P का मतलब मैंने बताया था आपको होल्स, ठीक है। N का मतलब बताया था मैंने क्या? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसमें कोई भी बता देगा कि हमारा क्या सबसे ज्यादा है। P सबसे ज्यादा है, P का मतलब होल सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये तो पूरे ट्रांजिस्टर की बात होगी, मगर यहाँ पर एमीटर बोला है, यहाँ पर बोला है उत्सर्जन। पीएनपी ट्रांजिस्टर के उत्सर्जन में प्रमुख वाहक पूछा है, किसमें? उत्सर्जन में, ठीक है, यानी कि एमीटर में पूछा है। अब बीच वाला तो आपको पता है बेस होता है, ठीक है। एक इसमें से एमीटर होगा, एक इसमें से क्या होगा? कलेक्टर होगा, मगर होगा तो वो पी ना भाई। और पी मैंने क्या बताया है, आपके पास क्या होगा? होल्स होंगे। तो इसमें जो उत्सर्जन में प्रमुख वाहक जो होगा वो होल्स के जरिए होगा, मतलब जो फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा वो होल्स के जरिए होगा। यहाँ पर मेजॉरिटी जिसकी रहेगी, वो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी किसकी रहेगी? होल्स की रहेगी, क्योंकि पी से होल्स मैंने आपको बताया, यानी कि पी टाइप क्या क्रिएट करता है? सबसे ज्यादा होल्स क्रिएट करता है, ठीक है। और एन टाइप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स मैंने बता रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पर पी एन पी ना दे करके एन दिया होता, एन दिया होता, तो उस कंडीशन में क्या होता? आपका इलेक्ट्रॉन सही आंसर होता, ठीक है। कह रहा है व्हाट शुड बी द रेशियो, टर्न रेशियो प्राइमरी सेकेंडरी ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर टू कनेक्ट एन एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ इंटरनल इम्पीडेंस 120 ओम टू अ लोड ऑफ 30 ओम विद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। कह रहा है कि जो हमारा प्राइमरी, एक हमारा ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, ठीक है, उसको कनेक्ट किया जाता है एसी वोल्ट सोर्स के साथ, यानी कि एसी करंट के साथ, अल्टरनेटिव करंट के साथ उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। उसका जो इंटरनल इम्पीडेंस है वो 120 ओम है, और जो लोड वाला है, यानी कि प्राइमरी हमारा कितना है? 120 ओम इम्पीडेंस का, और जो हमारा जो सेकेंडरी है उसका 30 ओम है, ठीक है। लोड का मतलब है, लोड किस में लगाते हैं? सेकेंडरी कॉइल में लोड लगता है हमारा, तो ये 30 ओम उसका है, ठीक है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, आइए वो देखते हैं। जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मैं एन नंबर ऑफ टर्म के लिए एन ले लेता हूँ, और प्राइमरी के लिए प्राइमरी ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और जो इसका रेशो निकालता है उसको मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सभी का बता दूंगा। वोल्टेज दिया होगा तो कैसे निकालना है, करंट दिया होगा तो कैसे निकालना है, और हमें करंट कैसे दिया होगा, ठीक है, और जो इसका इम्पीडेंस है वो दिया होगा तो किस तरीके से निकालना है। तीनों तरीके मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन किसी में भी बनता है तो आपका क्वेश्चन छूटे ना। अगर यहाँ पर मैं अगर वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज को ई से भी दर्शाते हैं कुछ लोग, वी से भी दर्शाते हैं, मैं वी से दर्शा देता हूँ, ठीक है। ये इसको हम लिखेंगे प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी। वोल्टेज जो प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा। इसमें याद रखने वाली बात पता क्या है, इसमें जो करंट होगा वो करंट प्राइमरी टर्न का होगा सेकेंडरी करंट, रेशो की बात की जाए, ठीक है, ये सेकेंडरी है। और जो करंट होगा सेकेंडरी का वो होगा प्राइमरी, बस इतना से यहाँ पर डिफरेंस होता है, बाकी ये सारा सेम होता है। प्राइमरी जो हमारी वाइंडिंग का रेशो है वो वोल्टेज की वाइंडिंग के वोल्टेज जितना होगा उसके रेशो के बराबर होगा, ठीक है। और जैसे ही इम्पीडेंस की बात करते हैं तो इम्पीडेंस भी वही होता है, ठीक है। इम्पीडेंस प्राइमरी का और अपॉन सेकेंडरी का, सेकेंडरी। और इम्पीडेंस को हमेशा रेजिस्टेंस से दर्शाते हैं, ठीक है, ओम से, मतलब कि रेजिस्टेंस से नहीं, ओम से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसको जब लिख दोगे आप, ठीक है,
फिर इस पे एक रूट लग जाता है। रूट कहने का मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट लग जाता है, ठीक है। स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसका रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा ये, ठीक है। अब किस तरीके से होगा, आपको क्या निकालना है, आपको वोल्टेज नहीं दिया मतलब क्वेश्चन में, ना ही आपको करंट दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको क्या दिया है, इंटरनल इम्पीडेंस, यानी कि इम्पीडेंस दिया हुआ है वोल्ट स्रोत के अधिकतम शक्ति अंतरण के साथ, ठीक है, ठीक है, आंतरिक प्रतिबाधा, ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं, आइए वो देखते हैं। ये रूट का साइन है, ठीक है, थोड़ा अजीब सा बन गया है, ये रूट का साइन है। नंबर ऑफ प्राइमरी, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल का हम निकालते हैं, तो किस तरीके से निकालते हैं ये देखते हैं। यहाँ पर P है और यहाँ पर NS है, ये मेरे को निकालना है। और दिया क्या है मेरे को ये दिया है, ठीक है। आपको ये दिया हो या ये दिया हो, ये दिया हो या ये दिया हो, दोनों में से कोई भी आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर रखता हूँ प्राइमरी पहले 120 ओम, ठीक है, फिर रखता हूँ 30 ओम, फिर इसको काट देता हूँ, 0 से 0 काटता हूँ, 3 चौक 12, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। अब इसको जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा √4, ठीक है, और 1 के ऊपर अगर हम रूट लगा भी देते तो इसका कुछ होगा नहीं, ये 1 ही रहता है, ठीक है। और 4 का रूट अगर हम निकालते हैं स्क्वायर रूट तो क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। 2/1 ये इसका रेशो हो जाएगा। प्राइमरी का कितना हो गया, 2 हो गया, सेकेंडरी का कितना हो गया भाई, 1 हो गया। तो ये इस तरीके से बहुत इजी तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें करने के लिए कुछ नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर फिर भी ना आए तो एक बार कमेंट कर देना, मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन में कुछ इतना था नहीं। यह क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए कि एक कॉलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 6.25 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये एक मैथ का क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अब इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है डिफरेंस, कितने का डिफरेंस आया, -4 का, फिर कितने का डिफरेंस आया, -4 का। तो ये हमें 10वीं टर्म बतानी है, इसकी क्या होगी 10वीं टर्म, ठीक है। या तो आप ऐसे करके देख लो कि 4 मतलब इसमें जोड़ते जाओ, -4 -4 करते जाओ, तो 10वीं टर्म आएगी, उसका आंसर आप लिख दोगे। या तो आप इसका एक फॉर्मूला होता है उससे कर दो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला इसका, ठीक है, होता है A + n-1 इंटू D। यहाँ पर A जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और n जो है हमारा वो इनका नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, कि कितने पद हैं, 10 पद हैं यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अगर बात करें D की, तो D यहाँ पर हमारा है डिफरेंस, ठीक है। अब कुछ नहीं रखना, कुछ नहीं करना, बस इसमें वैल्यू रख देनी। यहाँ पर 2 आया था, ठीक है, प्लस n-1 यानी कि यहाँ पर 10 था, -1 हो जाएगा, और D कितना था, डिफरेंस था -4 का, तो ये हमारा इनटू में -4 है, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो आ गया हमारा 4 आ गया, 9 आ गया, और यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से करेंगे तो 4 9 जा 36 होता है। 36 में से ये तो आपका आ गया -36, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस का साइन है तो -36, ठीक है। इसको यहाँ ब्रैकेट में डाल देंगे और यहाँ ये प्लस लगा ही हुआ है, 2 करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो -34 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, फिर भी मैंने सोचा आपको बता दूं क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे।
कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस ऑफ द गिवन आरएलसी सर्किट। कह रहा दिए गए आरएलसी परिपथ में प्रतिबाधा परिमाण का पता लगाएं। ठीक है भाई, लगाते हैं पता। अब जो इसका फॉर्मूला होता है इम्पीडेंस का, ठीक है, इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला यूज किया जाता है इसके अंदर, वो किया जाता है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। और एक्सएल का मैं फॉर्मूला आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, एक्ससी, और ये यहाँ पर स्क्वायर। अब इसका मैं फॉर्मूला आपको कई बार बता चुका हूँ, ये सी है, ठीक है, फिर भी मैं एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स एल का फॉर्मूला, क्योंकि इनका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछने के लिए आ जाता है तो 2 पाई एफ एल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। और एक्स सी का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, इनका मतलब होता है कैपेसिटिव, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, ठीक है, इनको कहा जाता है। और ये जो होता है, जो कैपेसिटर का होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो 2/π/FC हो जाता है, ठीक है। ये मैं कई बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए चीज़ों को, ठीक है, आपको सोचने की ज़्यादा जरूरत ना पड़े। तो अब ये है, ये आपको दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है ना सब कुछ, और रेजिस्टेंस भी ये आपको दिया हुआ है। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं करना, रख देना है वैल्यू को, और आपके सामने जो आंसर है वो आ जाएगा। 5 का स्क्वायर की बात करें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक है, यहाँ पर प्लस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 15 में से 3 जाएगा 12 आएगा, या तो आप, मैं यही लिख देता हूँ ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो कोई समझने में। और यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा दिया है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो 25, यहाँ पर रूट लगा कर 25 प्लस, और यहाँ पर 12 है, 12, यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों बताइए? हाँ, 144 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शायद यहाँ पर मेरी फ़ोटो ना आए। तो जब हम 25 और 144 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताइए? यहाँ पर आएगा रूट के अंदर 169, और 169 आता है। 13 का पहाड़ा अगर 13 बार पढ़े तो 169 उसका जो होता है स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि z इजकल टू कितना आया हमारा, 13 आया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो 13 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ओम लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये भी ओम में होता है, ये भी ओम में होता है, और ये भी ओम में होता है। जो रिएक्टेंस होता है वो ओम में होता है, ठीक है, और जो इम्पीडेंस होता है वो भी ओम में होता है, ठीक है। मैंने यही समझा दिया, ठीक है, ये सी के लिए स्लाइड ली थी। बाकी ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। ये नॉट गेट लगा हुआ है, ये भी नॉट, ये एंड, ये एंड, और ये हमारा और लगा हुआ है। अब एक्सॉर की बात करें तो एक्सॉर का फॉर्मूला होता है ए बी बार, ठीक है, प्लस ए बार बी। कई बार ये फॉर्मूला सीधा सीधा देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, और ये रेयर है, मगर मैंने डाल दिया है ये क्वेश्चन, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है एक्सॉर गेट, ठीक है, जो कि हमारा नॉट, एंड और से बनाया गया है। अगर हम एक्स नॉर की बात करें तो इसकी फॉर्मूले की बात करें तो इसके फॉर्मूला होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू, जो बीच में डॉट लगाया जाता है वो इंटू का साइन होता है, और ये बी पे बार, ए बी पे बार आ गया। अगर यहीं एंड की बात करते हैं तो एंड का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी, ठीक है, और यहीं अगर हम और की बात करें तो और का जो फॉर्मूला है वो होता है ए प्लस बी। और यहीं इनकी सिंबल की बात करें तो सिंबल आइए समझ लेते हैं किस तरीके से। एंड का मैंने बताया था कि डी बना देना है आपको सीधा सीधा, ठीक है। लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, डी दिख रहा है, तो डी बना देना, और एक आउटपुट 2 इनपुट यहाँ पर दे देना है, तो ये आपका बन गया भाई, ठीक है। अगर और की बात करें तो और इससे हटकर होगा थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये एक्स और लिखा है, मतलब और तो बनेगा ही हमारा, यहाँ पर ये आउटपुट और इनपुट निकाल देंगे, ठीक है।
अगर एक्स और की बात करूं तो और तो बनेगा ही बनेगा हमारा। ठीक है, इसके साथ में ये एक सेकंड, इसके साथ में क्या होगा, पीछे एक लाइन खींच दी जाएगी, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करेगी इसके एक्स को, जो कि इसके एक्स को रिप्रेजेंट करेगी इस तरीके से यहाँ पर ये। ठीक है, अगर वही बात करूं एक्स नॉर की, आपने एक्स और बना दिया, इसमें क्या आ रहा है, एन आ रहा है। एन का मतलब क्या बताया था मैंने, इन्वर्स करेगा, उल्टा कर देगा उसका। तो ठीक है, उसका उल्टा कर देते। किसका उल्टा करना है हमें, एक्स और का उल्टा करना है। ठीक है, जो कि एक्स और हमने बनाया था उसका उल्टा करना है। ये थोड़ा गलत बन गया, ठीक है, ये इस तरीके से राउंड शेप में आता है और ये इसमें इनपुट हो गए। और ठीक है, एन को कैसे लिख सकते हो, एन को मैंने बताया था डॉट से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे, इसको हम यहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं और जैसे ये डॉट लगा देंगे तो ये हमारा जो है एक्स नॉर बन जाएगा। तो ठीक है, सिंबल भी बता दिया मैंने, इनका फॉर्मूला भी बता दिया और ये पूरा क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द लोड रेजिस्टेंस इन द फिगर। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि कितना लोड वहाँ पर जाएगा। ठीक है, कितना वोल्टेज होगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो करंट निकालने की, तो करंट किससे निकलता है, करंट निकलता है हमारा V/R से। ठीक है, ये ओम्स लॉ है। अगर V/R है, यहाँ पर 5 लिखना है, यहाँ पर 1000 आ जाएगा। 1000 क्यों आएगा वो आइए हम देख लेते हैं। 1 किलो ओम में 1000 ओम हमारा, यानी कि 1000 ओम हमारा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये अब इसको कैसे लिख सकते, इसको आप लिख सकते हो 0.005। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका करंट। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, करंट हो गया। अब जब आपको करंट तो मिल ही गया है, तो पावर का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, वो बताया था V/I। ठीक है, V/I मैंने बताया था। V आपको पता है 5 वोल्ट है, I अभी आपने निकाला है कितना वोल्ट है, 0.005। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.00, ठीक है, 25 आएगा ना ये। ठीक है, अब ये क्या है, ये भाई एम्पियर में आंसर आया था आपका, ये एम्पियर है। ठीक है, ये एम्पियर में आंसर आया था। अब ये जो आया है ये वाट में आया है, ये वाट में आया है। ठीक है, मगर आपको जो आंसर दिए हुए हैं वो मिली वाट में दिए हुए हैं। देखो m लिखा है, m लिखा है, m स्मॉल m का मतलब होता है मिली वाट, और बड़ा m बन के आएगा अपर केस में आएगा तो उसका होता है मेगावाट। ठीक है, तो ये जो आया है वो मिली वाट में, इसको हमें कन्वर्ट करना है। अगर जब भी हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो हम उसमें है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कितने से करेंगे वो आइए हम देखते हैं। जो 1, अगर मिली वाट की बात करें हम, 1 मिलीवाट की बात करें तो उसमें जो है वो हमारा 1000 वाट यानी कि 1000 वाट होते हैं। तो यानी कि एक सेकंड मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, ये 1 वाट में 1000 वाट मिलीवाट होते हैं। ठीक है, अगर हमें मिलीवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, और जैसे ही हम इसकी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 0, 2 और 5 इंटू 1000 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, मिलीवाट में। अब ये हो गया हमारा मिलीवाट में। ठीक है, इसको जब हम इससे काटेंगे तो किस तरीके से काटेंगे, अगर ये मैं हटा देता हूँ, हटाने के बाद यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 000 जो कि यहाँ पर था पहले से। ये देख सकते हो, ये आपको पहले से था 1000, मैंने ऊपर ले जाके इसको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब मैं इसको वापस लेकर आता हूँ तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। या तो आप लेकर के मत जाते, तब आपको वैसा नहीं करना होता। ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाता।
तो इस तरीके से आप यहाँ काट देते और यहाँ पर जो आपका आंसर निकल करके आता वो आता 25 मिलीवाट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, वैसे अगर इसको मैं सॉल्व करता अपने तरीके से, ठीक है, पेपर में, तो किस तरीके से सॉल्व करता, मैं यहाँ पर डायरेक्ट देखता 5 वोल्ट है, यहाँ पर देखता 1 किलो ओम है, तो मैं यहीं पर इसका रेजिस्टेंस इसको निकाल लेता। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालने के बाद मेरे को पावर का फॉर्मूला पता था, तो यहीं पर मैं पावर का फॉर्मूला निकाल देता, निकाल देता दिमाग में ही, और मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इतना सब कुछ। ठीक है, तो यहीं पर मैं टिक कर देता। तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा ऐसा करना है कि दिमाग में ही करनी है। ठीक है, जितना दिमाग में कैलकुलेशन करोगे ना उतनी आपकी स्पीड इनहेंस होगी। बढ़ते हैं, चलो आगे। बाकी जो भी क्वेश्चन समझ में ना आया करे ना तो कमेंट बॉक्स कर दिया करो, अगर समझ में आ जाया करे तो बता दिया करो। अब कह रहा है एक आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप हम ट्रांसफार्मर इससे भी पता चलता है कि पहली वाइंडिंग जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो 1 है और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी 4 है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कह रहा है पहली जो वाइंडिंग का करंट वोल्टेज है वो 120 वोल्ट है और 100 ओम इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो सेकेंडरी कॉइल है, हाँ ये सेकेंडरी कॉइल का है, तो प्राइमरी करंट हमें बताना है। ठीक है, ये हमें सेकेंडरी का दिया हुआ है। अब हम सेकेंडरी का क्या निकाल लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, करंट निकाल लेते हैं। सेकेंडरी का कितना निकलेगा, सेकेंडरी का करंट निकालने के लिए क्या करंट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या याद रखना है, 120 यानी कि वोल्ट अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पर 120 और यहाँ पर 100 लिख करके इसको काट देना है, ये गया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जो हमारा करंट आएगा वो 1.2 एम्पियर आएगा। ठीक है, 1.2 एम्पियर यहाँ पर हमारा करंट आ गया। किसका आया, सेकेंडरी कॉइल का आया, ये सेकेंडरी का, यहाँ पर मैं एस लिख देता हूँ। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल का। अब जब ये सेकेंडरी का कॉइल का आंसर आया है, ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशो देखो, वाइंडिंग का क्या है, 1:4 है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4। ठीक है, मैंने इसको बताया था ये एन पी है, यानी कि अभी जो फॉर्मूला बताया था, और ये एन एस है। एन पी का मतलब प्राइमरी, एन एस का मतलब सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इसी का ही मैंने फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा था कि जब भी करंट दिया जाएगा तो इसको फॉर्मूले को उल्टा लिखना है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी के साथ जो करंट आता है वो सेकेंडरी कॉइल का आता है और सेकेंडरी के साथ हमेशा जो करंट आता है वो प्राइमरी का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी करना है। ठीक है, अब जो आपको दिया हुआ है वो लिखना है। ठीक है, 1/4 दिया हुआ है और आपको सेकेंडरी का क्या दिया हुआ है, आपको सेकेंडरी का करंट दिया हुआ है, और आपको किसका बताना है, आपको बताना है प्राइमरी का करंट बताना है, यानी कि आईपी बताना है। ठीक है, 4 8 और 4 48। अब ये इस तरीके से जब बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ प्राइमरी और नंबर ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, ये नंबर ऑफ सेकेंडरी का हमने निकाल लिया है। ये है रेशियो हैज 120 ओम लोड रेजिस्टेंस एट सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी पे था ये, सेकेंडरी हमने यहाँ लिखा। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई पी यानी कि प्राइमरी करंट कितना आ जाएगा, 4 × 1.2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 4.8। ठीक है, 4.8 एम्पियर। तो यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस कैलकुलेशन करनी हो तो दिमाग में कर लिया करो, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाया करेंगे। कह रहा है 62 क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर दैट रिक्वायर अ चार्ज ऑफ 0.8 कूलम टू बुल अ वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट अक्रॉस इट्स प्लेट। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, एनोडो के आर पार 20 वोल्ट की वोल्टता लाने के लिए 0.8 कूलम आवेश की अपेक्षा रखने वाले एक धारित्र की धारिता कितनी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है कूलम मतलब कि चार्ज अपॉन चार्ज इजकल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। अब मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पर मेरे को निकालना है, यहाँ पर कैपेसिटेंस निकालना है। तो वोल्टेज को उठा के इसके नीचे कर दो और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस मिलेगा। अब जो Q है वो हमें चार्ज दिया हुआ है, ये Q है हमारा।
ये हमारा Q है, ठीक है, और ये हमें वोल्टेज दिया हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना, 0.8 यहाँ पर रखना है, और हमें कितना दिया, 20 तो दिया ही हुआ है, ठीक है। अब इसको काटने का आसान तरीका मैं इस तरीके से बता सकता हूँ आपको, 0.8 को यूं लिख लीजिए आप, ठीक है, 2 × 10 यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या हो गया, 2 × 10 है तो ये 20, ठीक है, डिजिट तो चेंज नहीं हुई। अब इसे काटने में आसानी होगी, कैसे होगी, 2 से हम इसको काट देंगे, यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक 0 और जोड़ देगा यहाँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.04 यहाँ पर जो है वो हमारा आंसर फैराडे में आ जाएगा। ये इस तरीके से हम कैलकुलेशन है वो बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, और बी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। अगर बात करते हैं 65 क्वेश्चन की, कह रहा है इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसका ऑप्शन मेरे को कमेंट बॉक्स में दो अभी, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, आंसर दो, दे दिया, ठीक है। आप चलते हैं, इसका जो मैंने बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स जो नापा जाता है वो वेबर में नापा जाता है, ठीक है। अगर यही डेंसिटी आ जाती है, ठीक है, तो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी पूछे, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी पूछी जाती तो यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट, ठीक है। अब देखो, एक तो होता है सर्कुलेटिंग करंट की वजह से लॉस, और एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से लॉस, ठीक है। अब ये दो लॉस होते हैं, ठीक है। एक होता है क्या कहता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से लॉस हो जाता है, ठीक है, और एक हो जाता है जो उसके अंदर हम जो एडी करंट लॉस के लिए जो पत्तियां लगाते हैं, जो मेटल लगाते हैं, वो मेटल कौन सा होता है, सॉफ्ट आयरन होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी लॉस होता है, ठीक है। तो वो सारे लॉस आपको पता होना चाहिए, तो इस वजह से इसका आंसर है वो मेरे को आप बताओगे, और ये बताओगे कि जो हेरिटेज लॉस होता है वो क्या होता है, एडी करंट लॉस में क्या होता है, और कोर लॉस में क्या होता है, ठीक है, कॉपर लॉस में क्या होता है, और कोर सैचुरेशन लॉस में क्या होता है। ये चारों जो है उनको मेरे को आप बताओगे कि इन इन सब के लॉस क्या क्या होते हैं, ठीक है। किस में क्या लॉस बोला जाता है, किस चीज़ के लॉस होने से क्या लॉस कहा जाता है। तो इस चारों के आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी कैपेसिटर के लॉस को लेकर, क्योंकि इतने ही तरीके लॉस होते हैं, एक आयरन लॉस और होता है इसमें, ठीक है। कह रहा है 68 है, कह रहा कंडक्टिव ऑफ ए सेमी कंडक्टर विद टेम्परेचर, कह रहा है जो कंडक्टिविटी होती है टेम्परेचर की, कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो बढ़ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर जब उसका जैसे रूम टेम्परेचर होता है, उस पर सेमीकंडक्टर वर्क है ना, एज अ इंसुलेटर काम करता है, मतलब उसके अंदर करंट का प्रवाह नहीं होता। और जैसे ही उसको टेम्परेचर हीट होने लग जाता है, जैसे हम उसे यूज़ करने लग जाते हैं, हीट होता है हल्का सा, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो तेजी से होने लग जाता है, धीरे धीरे उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता कम होने लग जाती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, और कंडक्टिविटी बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। विद टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी यहाँ पर। तो आपका ये आंसर राइट आंसर। कह रहा है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता क्या है पहले वो समझिए आप। किसी भी वायर है उसका इंसुलेशन का रेजिस्टेंस वो नापता है कि ये कितना इंसुलेशन कर सकता है करंट से, ठीक है। मतलब कितनी इसमें क्षमता है कि ये करंट को अपने अंदर से प्रवाह नहीं होने देगा, देखिए विद्युत को अपने अंदर से प्रवाह नहीं होने देगा, कितनी क्षमता है उसके अंदर। तो वो नापने के लिए यहाँ पर जो मैगर है उसको यूज में लिया जाता है। वो नापता है कि इसके अंदर इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है, कि ये कितना प्रतिरोधक क्षमता है इसके अंदर, ठीक है, कि ये करंट को अपने अंदर से पार नहीं होने देगा। तो वो उसे चेक करने के लिए हम जो है वो मैगर का यूज करते हैं। कह रहा है नॉर्मल आउटपुट वोल्टेज निकल कैडमियम सेल का कितना होता है। अगर निकल कैडमियम सेल का अगर मैं बात करूं तो 1.20 वोल्ट होता है। अगर लेड एसिड बैटरी की बात आती है तो वहाँ 2.2 फुल्ली बैटरी चार्ज का जो उसका नॉर्मल वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज होता है पर सेल का इतना होता है, ठीक है। ये पर सेल की बात होती है यहाँ पर।
कह रहा प्रतिरोधक की यूनिट है डैश है। तो रेजिस्टिविटी की अगर बात करें, रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है। अगर रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो ओम मीटर होती है, कितना ओम कितने मीटर में है, ठीक है। कह रहा है इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर 10:1K में जो है वो इनका वो है, क्या कहते हैं, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये स्टेप क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, ठीक है। इफ द इनपुट इतना है, कितना है 100 वाट, व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट भी हमारा कितना होगा, 100 वाट होगा। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा जो करंट है, करंट हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। करंट हमेशा जो फॉर्मूले में लिखा जाता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँ नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी सेकेंडरी, और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, वैसे हमें करंट पता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर एज्यूम भी करते हैं तो इस तरीके से एज्यूम किया जाएगा, यहाँ पर ये हमारा सेकेंडरी का करंट लिया जाता है, यहाँ पर हमारा प्राइमरी का करंट लिया जाता है। और वोल्टेज की बात करता हूँ तो वोल्टेज यहाँ पर हमारा किसका लिया जाएगा, वी है ये, ठीक है। वी प्राइमरी का लिया जाएगा और यहाँ पर लिया जाएगा सेकेंडरी का, ठीक है। और जो पावर का फॉर्मूला होता है, वो पावर का फॉर्मूला आप लिख सकते हो प्राइमरी सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी। अगर मैं लिखता हूँ, या मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, या मैं प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी ही लिखता हूँ, प्राइमरी अपॉन पावर सेकेंडरी का लिखता हूँ मैं, तो जो V होगा वो तो भाई सेकेंडरी का ही आएगा इनटू में, और I आएगा प्राइमरी का। और वैसे यहीं पर बात करूं तो ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा, ठीक है, ये आएगा हमारा, एक सेकेंड, ये प्राइमरी का आएगा और ये सेकेंडरी का आएगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ करंट हमारा इन्वर्स होता है, वोल्टेज इन्वर्स नहीं होता, ये सेकेंडरी आएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा प्राइमरी आ जाएगा, ठीक है। इसको हम वोल्ट में बोल देंगे। तो ये फॉर्मूला इधर यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। कह रहा है एलवीडीटी की पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इसके पेपर में फुल फॉर्म भी पूछी गई है। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और ये जो काम करता है किस पे बेस्ड होता है, इसके अंदर इंडक्टर मतलब इंडक्टर की कॉइलें होती हैं, इंडक्टर होते हैं बेसिकली इसके अंदर, यानी कि कॉइल होती हैं कॉपर की, ठीक है, जिस पर ये वर्क करता है। तो इसको इंडक्टिव बेस्ड सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये इंडक्टिव इसके अंदर यूज़ किया जाता है। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये कॉइल बनी हुई है इसकी, और जो आप मार्केट में देखने जाओगे तो इस तरीके से ये दिखता है, और इस तरीके से ये वर्क में यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। देख रहे हो आप, ठीक है। जो इसका टॉलरेंस वगैरह है वो यहाँ पर चेक हो रहा है, और इस तरीके से जैसे ही ये प्रेस करता है तो ये जो सॉफ्ट आयरन है वो इसके अंदर से गुजरता है, वहाँ से यहाँ पर एक करंट जनरेट होता है, ये मैग्नेट वगैरह होता है, ठीक है। उससे जो इसकी वो है कहते हैं मीटर में जो फ्लक्चुएशन है वो देखने को यहाँ पर मिल जाता है। कह रहा है एक सोलर सेल की टाइपिकल एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल्स की एफिशिएंसी की बात करें तो 15% तक की ही होती है, काफ़ी कम होती है सोलर सेल की एफिशिएंसी, ठीक है। सोलर सेल की एफिशिएंसी कम होती है, मगर सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी कौन सा मशीन है जिसकी होती है, ट्रांसफार्मर है, जिसकी 98% की एफिशिएंसी होती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे सोलर पैनल होते हैं, देखने को आपको मिल जाएंगे। कह रहा 98 क्वेश्चन है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया सपोर्ट द हाईएस्ट डाटा ट्रांसफर। अगर हम हाईएस्ट डाटा ट्रांसफर की बात करें तो वो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, जो कि हाईएस्ट डाटा ट्रांसफॉर्मर मतलब ट्रांसफर करता है काफ़ी स्पीड से, जो कि अब वाइडली यूज किया जा रहा है, ठीक है। आपको पता हो कि जो हमारा डाटा होता है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। जैसे आप गूगल पर कुछ सर्च कर रहे हो या आप कहीं पर भी कुछ सर्च कर रहे हो, एप्पल के वेबसाइट पे जा रहे हो, तो उनके जो सर्वर हैं वो कहाँ है, अमेरिका में। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है, आपको लगता है कि आपके फ़ोन में सर्च मारता है तो तुरंत हो जाता है, दरअसल वो काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। आपका जो सर्च मारा हुआ है वो आपके नियर वे जो टावर होता है वहाँ जाता है, वहाँ से उसमें नीचे ऑप्टिकल फाइबर पड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। और नीचे ऑप्टिकल फाइबर पड़ी रहती हैं, वो जाती है एक सर्वर सेंटर में, फिर सर्वर सेंटर के थ्रू, ठीक है, उनके जो समुंदर में उनकी ऑप्टिकल फाइबर बिछी हुई हैं सारी
समुद्र की ऑप्टिकल फाइबर फिर अलग अलग देशों में वो कनेक्ट हो रही है, तो वहाँ से वो सर्वर आता है और वो आप सोचिए इतनी दूर से यहाँ तक का डाटा आता है। आप सर्च मारते हो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का डाटा सारा आ जाता है या इमेजेस सारी आ जाती हैं, वो सेकंडों में काम होता है। किसकी वजह से होता है? ऑप्टिकल फाइबर की वजह से हो पाता है वो सारा काम इतनी फास्ट कि मतलब कि आप सोच सकते हो कितने हजारों किलोमीटर से डाटा आपके पास तुरंत आ जाता है। ठीक है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर का ही कमाल है। ठीक है, 39 क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग विच विल नॉट प्रोवाइड आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, तो वो किस में होता है? वो होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर में, क्योंकि इसके अंदर हमारी एक ही कॉइल होती है। ठीक है, और आइसोलेशन की बात की जाए तो एक कॉइल सामने होनी चाहिए, एक कॉइल इधर होनी चाहिए, एक कॉइल इधर होनी चाहिए, और इसके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आइसोलेशन रहता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर जो बेसिक ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें इस तरीके का देखने को मिलता है। मगर ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यहाँ पर एक वाइंडिंग यूं यूं करके है, फिर यहाँ से एक वाइंडिंग निकल जाएगी। ठीक है, फिर यही वाइंडिंग यहाँ आएगी और फिर यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें से एक प्राइमरी हो जाएगी, एक सेकेंडरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, और वीडियो को ध्यान से देखना, कुछ समझ में ना आए क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल थे, तो काफ़ी ध्यान से देखना। और अभी जो ये पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे लगा लेना, जो समझ में ना आए वो बता देना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, इस वीडियो से पढ़ने के बाद पीडीएफ से क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। उससे क्वेश्चन लगा लेना आप सारे। ठीक है, और क्वेश्चन लगाने के बाद आपको फिर एक्सपीरियंस करना है कि हाँ कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, और फिर जो मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा वो टाइमर के साथ कराऊंगा, जिससे क्या होगा, आपके पेपर नज़दीक आते जा रहे हैं। ठीक है, अब टाइमर के साथ मैं कराऊंगा तो टाइमर मैं साइड में दे दूंगा आपको, मैं क्लिक करके दूंगा तो टाइमर का टाइम चलेगा, उतनी देर में आपको मेरे को आंसर देना है। अगर आप आंसर देते हो आपकी स्पीड बढ़ेगी, दिमाग में कैलकुलेशन होगी, दिमाग ट्रिगर करेगा क्वेश्चन को देखते कि हाँ यही आंसर है, तो फिर वो ट्रिगर करेगा, रिकॉल करेगा कि हाँ सर ने वो बताया था, तो उस तरीके से होगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होता। वीडियो देखते समय क्वेश्चन को सोचना, क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जब आप आंसर देते हो क्वेश्चन का तो आपका जितना भी पढ़ा हुआ होता है वो सब रिकॉल होता है, दिमाग में घूमता है। फिर वो ठीक है, वो चीज़ों को देखता है कि हाँ ये सही है, एक दो बार रिकॉल होगा तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा। जब पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर भी वो रिकॉल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो फिर वो दिक्कत है, तो आपको दोबारा उसको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो रिकॉल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर दिया करो ताकि वो रिकॉल हो पाए। अगर रिकॉल की क्षमता आपकी जितनी तेज हो जाएगी ना तो उतना ही आप आंसर को याद रख पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।